नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताते हैं जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके और साथ ही साथ कैसे हमारे किसानों के जीवन में बेहतरी आ सकती है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इस दिशा में। इन तमाम बातों को हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जल शक्ति मिशन के बारे में। क्या है इस मिशन का सार, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। भारत अब तक के सबसे बुरे जल संकट का सामना कर रहा है। देश के करीब 60 करोड़ लोग पानी की बहुत बड़ी कमी से जूझ रहे हैं। आने वाले समय में ये संकट और गहरा सकता है। कृषि क्षेत्र इस जल संकट से बहुत बुरी तरह प्रभावित होने वाला है, क्योंकि 80% भूमिगत पानी खेती में ही इस्तेमाल हो रहा है। कृषि क्षेत्र पर संकट आएगा तो खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। जायजे के बाद नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें ये बात भी सामने आई कि हर साल करीब 2 लाख लोग साफ पानी न मिलने की वजह से जान गंवा रहे हैं। जैसे जैसे शहरों और कस्बों का विस्तार हो रहा है, उससे शहरी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ने का अंदेशा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जलापूर्ति से दोगुनी हो जाएगी और भारत की जीडीपी को 6% का झटका देगी। पानी की गुणवत्ता के मामले में भी गंभीर तथ्य निकल कर सामने आए हैं। देश का 70% पानी मैला हो चुका है। यही वजह है कि लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट 24 राज्यों से मिले डेटा के आधार पर तैयार की थी। पानी संकट को दूर करने के लिए जल प्रबंधन कारगर हथियार है। गैर हिमालयी राज्यों की बात करें तो जल संसाधन प्रबंधन के मामले में झारखंड का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा। उसके बाद हरियाणा, उत्तर भारत और बिहार का नंबर था। लेकिन सब कुछ खराब है ऐसा भी नहीं है। 15 राज्यों ने रिपोर्ट प्रकाशित होने वाले साल में उससे पहले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था। गुजरात सबसे टॉप पर था, मध्य प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा। बहरहाल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार आपके साथ है और वो जल संकट से निपटने की लगातार कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जल मिशन इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। 6 अप्रैल 2011 के दिन इस मिशन को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिली। पानी का संरक्षण करना, उसकी बर्बादी को कम से कम करना, समेकित जल संसाधन विकास और प्रबंधन के जरिए राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच पानी का न्याय संगत वितरण करना राष्ट्रीय जल मिशन के यही 3 बड़े उद्देश्य हैं। इनके अलावा 5 लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। पहला है जनता के बीच पानी से जुड़ा विस्तृत डेटा पहुंचाना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के असर का पता लगाना। दूसरा, जल संरक्षण, उसके संवर्धन और उसकी बचत के लिए नागरिकों और राज्यों की सक्रियता को प्रोत्साहित करना। तीसरा, अति संवेदनशील इलाकों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा, जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना। और पांचवा, बेसिन स्तर पर समेकित जल संसाधनों का प्रबंधन करना। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई बातों की पहचान कर ली गई है। खासतौर से बारिश, नदियों का बहाव और भूजल भरण भारतीय जल संसाधनों के महत्वपूर्ण कारक हैं। दूसरी ओर जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का कितना असर होता है, इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। फिर भी कई अध्ययन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जल संकट को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। तो अभी आपने जाना जल शक्ति मिशन का सार। हमने रिपोर्ट में तमाम बातें आपको बताई कि सरकार किस तरीके से जल बचाया जा सके और साथ ही साथ हर तरह से भागीदारी जन की भी हो सके। इसके लिए सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सरकार आपके साथ कार्यक्रम जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं जल शक्ति मिशन के बारे में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि इस मिशन के अंतर्गत किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और अगर आप भी किसी योजना से जुड़ना चाहते हैं, जल संरक्षण करना चाहते हैं और साथ ही साथ जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो कैसे आप जुड़ सकते हैं इन योजनाओं से, आइए जानते हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन दीर्घकालीन और टिकाऊ कोशिशें कर रहा है। ऐसी कोशिशें जो काम को समय पर पूरा करने वाली हों। ये मिशन नई नियामक संरचनाएं तैयार कर रहा है और मौजूदा सिंचाई तंत्र की दक्षता को भी दुरुस्त कर रहा है। खास तौर से जल भंडारण क्षमता और भूमिगत जल को रिचार्ज करने में इसका खासा ध्यान है। इसके अलावा फव्वारा और टपक सिंचाई जैसी बड़ी योजनाओं को अपनाने पर मिशन जोर दे रहा है। जल संसाधन प्रबंधन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर और उद्योगों की भी मदद ली जा रही है। राष्ट्रीय जल मिशन दरअसल केंद्र प्रायोजित स्कीम है और ये जलवायु परिवर्तन पर नेशनल एक्शन प्लान में शामिल 8 मिशनों में से एक है। इसने सिंचाई, कृषि, घरेलू जल आपूर्ति, औद्योगिक जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपयोग को कवर करते हुए हर राज्य के लिए अलग अलग एक्शन प्लान तैयार करने की कार्रवाई शुरू की है। ये एक्शन प्लान जल संसाधन विकास और प्रबंधन, जल शासन, संस्थागत व्यवस्था, जल संबंधी नीतियों, राज्यों के बीच पानी को लेकर चल रहे विवादों और समझौतों की स्थिति को सामने रखेगा। राज्य के लिए विशिष्ट जल संसाधनों के सभी पहलुओं से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट और संभावित समाधानों का एक सेट भी इस एक्शन प्लान का हिस्सा है। एक्शन प्लान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन राज्यों को आर्थिक सहायता भी दे रहा है। बड़े राज्यों के लिए सहायता 50 लाख और छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 लाख रुपए है। 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित नोडल एजेंसियों के साथ एक्शन प्लान तैयार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। 21 अप्रैल 2022 तक 5 राज्य एक्शन प्लान का पहला चरण पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जल मिशन ने 6 राज्यों को कवर करने वाले संस्थानों को जल उपयोग दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए 26 आधारभूत अध्ययन प्रदान किए हैं। इन अध्ययनों के बाद 2 दक्षताओं में अंतर के कारणों की पहचान की जाएगी और दक्षता सुधारने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश भी की जाएगी। राष्ट्रीय जल मिशन ने नवंबर 2019 में सही फसल अभियान शुरू किया था। ये ऐसा अभियान था जो जल दबाव वाले इलाकों में किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित करता था। इसी तरह बारिश का पानी जमा करने के लिए कैच द रेन अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में राज्यों और सभी हितधारकों को भागीदारी के लिए बारिश का पानी जमा करने वाली संरचनाएं स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। मिशन के अंतर्गत ही वाटर टॉक का भी आयोजन हुआ। इसमें भाषणों के माध्यम से लोगों को जल संकट और जल प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। जो संस्थाएं या कंपनियां जल संरक्षण के काम में लगी हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार का भी बंदोबस्त किया गया। तो अभी आपने जाना कि कैसे जुड़ें आप योजना से, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भी कहना है कि जब तक जल को बचाने की कोशिश आम जन की तरफ से नहीं की जाएगी, तब तक ये मिशन कामयाब नहीं होगा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सरकार आपके साथ। जी हाँ, जल संरक्षण में हमारे किसानों की बहुत अहम भूमिका हो सकती है और ऐसे में हमारे किसानों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर वो कृषि में कैसे पानी की बचत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किसानों के सवाल और हमारे विशेषज्ञों के जवाब के बारे में।
जल शक्ति मिशन पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं, आप डीजी हैं नमामि गंगे भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका कार्यक्रम में। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं जल शक्ति मिशन की, और मिशन इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक इसे एक मुहिम की तरह हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, और इसको लेकर जागरूकता रूट लेवल तक फैलाने की ज़रूरत है, जिस पर अशोक कुमार जी ने काफ़ी काम किया है। अशोक जी, जल शक्ति मिशन जब हम बात कर रहे हैं एक मुहिम की, एक मिशन की, तो सुनकर ही लगता है कि पूरा जुनून होना चाहिए इसमें। इस दिशा में कहाँ तक कदम बढ़े हैं और कैसे इसे हम समझें? नेशनल वाटर मिशन 2011 में क्लाइमेट चेंज के फेस करने के लिए प्रधानमंत्री के एक सलाहकार समिति है, उसी ने रेकमेंड करके शुरू किया था उसने। तो उसमें पानी के रिलेटेड समस्याएं के बारे में सोचना और उसको क्लाइमेट चेंज में जितने भी पानी का जो असर आता है उसी को काउंटर करने के लिए क्या क्या करना है। और वाटर रिलेटेड पॉलिसी में गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए कमेटी बनाया था, मिशन बनाया था। मिशन ये पानी रिलेटेड समस्याओं के बारे में रिसर्च करते हैं, एडवोकेसी करते हैं और लोग गवर्नमेंट को एडवाइस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मेनली 5 गोल्स है। उसमें इम्पॉर्टेंट है कि वाटर इन अफेक्टेड एरियाज़ में उसको कैसे बचाएंगे, रिचार्ज करेंगे, इसी के बारे में मुख्य फोकस है उसमें। तो नेशनल वाटर मिशन पिछले साल एक 2 बड़ी मुहिम चलाए थे। एक तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कैचर-इन एक कैंपेन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया था, और एक सही फसल जो फार्मर्स को पानी के बारे में बताने की एक कार्यक्रम किया था। जी अशोक जी, जो कुछ आंकड़े भी हैं मेरे पास जिसमें ये पता चलता है कि 80% भूमिगत जो पानी है वो खेती में इस्तेमाल होता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इससे ये भी समझ आता है कि कृषि का कितना महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। जल शक्ति मिशन की जो हम बात कर रहे हैं, जल संचयन की बात करें या फिर जल को सही तरीके से प्रबंधन करने की बात करें, तो इसमें किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि किसान और खेती एक दूसरे के पूरक हैं और वो सबसे करीब रहता है। और जब हम बात करें कि 80% जो भूमिगत जल है वो खेती में इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया में 80 नहीं, एक्चुअली 85 to 89% वाटर यूसेज तो है वो व्यवसाय के लिए, कृषि के लिए यूज़ करते हैं। ये एक इसका क्वांटिटी बहुत बड़ा है, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले में इंडिया में ज़्यादातर पानी खेती में यूज़ करते हैं, और खेती में इसमें भी उसका वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो बोलते हैं वो बहुत कम है। क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे देशों में अगर वहाँ के किसान भाइयों अपने खेती में 1 किलो अनाज उगाव करने के लिए जब 700 लीटर पानी यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे हम लोग 3000 लीटर से 4000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि वाटर का जो यूसेज एफिशिएंसी बहुत कम है, वो 30% ही है। वो एक चीज़ है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो फार्मिंग ऑपरेशंस है उसमें छोटा छोटा फार्म पार्सल ऑफ लैंड है, उसमें किसान ज़्यादातर पानी ओवर इरिगेट करते हैं कई जगह पे, और वो कई जगह पे उसका जो क्रॉप्स उस एरिया को सूटेबल है उसी को नहीं हम एक कैंपेन की तरह वो उसी जो भी अनाज उगाने की कोशिश करते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सही फसल का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये फसल भी उस क्षेत्र के अनुसार या फिर कुछ ऐसी वैरायटी भी डेवलप की जा रही है जो कि हम जब बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ की और क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारे किसान भी अपने आप को तैयार रखें, तो क्या खास वैरायटीज़ भी ऐसी हैं जो कम पानी में ज़्यादा उत्पादन देती हैं या फिर उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती, जो परंपरागत है उससे कुछ हटकर? बेसिकली सही फसल का उद्देश्य था कि किसानों को ये समझा जाए कि व्यवसाय को या कृषि को पानी के नज़रिया से देखना है। कि हम आज तक नॉर्मली क्या करते थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते थे, ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की बात करते थे या ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स यूज़ करने की बात करते थे, बट हम पानी के बारे में कभी सोचता नहीं था। बट पिछले कई सालों में जब कई जगह पे पानी पेयजल का समस्या आ गया है,
तभी पानी के बारे में सोचना शुरू कर लिया। तो हमने देखा कि जैसे मैंने बताया 85% टू इंडिया में वाटर यूसेज तो कृषि में यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पे हमको वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें एक तरीका है कि सही फसल, मतलब जो फसल कम पानी लेते हैं उसी को प्रोत्साहन करना है, और फार्मर्स को ये बताना है कि ज़्यादा पानी या ओवर इरिगेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे फ्लड इरिगेशन करते थे, यानी खुला पानी खेत में लगाने की जो एक तरीका जो अपनाया जाता है, बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं, इसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, और पानी कम इस्तेमाल हो या उचित तरीके से इस्तेमाल हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किसी तरह की नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे हम फव्वारा विधि की बात करते हैं, टपक सिंचाई की बात करते हैं, तो इसको लेकर अब हमारा किसान कितना जागरूक है? क्योंकि कई ऐसी फसलें हैं जिसको लेकर वो सोच नहीं पाता था कि हम इतने कम पानी में कैसे अच्छी फसल ले सकते हैं। देखो, बेसिकली इसमें इस इशू को एड्रेस करने के लिए 3-4 इश्यूज है। एक तो जैसे मैंने बताया सही फसल चुनना, क्योंकि जो फसल हम कम पानी लेते हैं उसी को किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में बदलाव ला सकते हैं। जैसे आपने बताया श्री आ गया, डायरेक्ट सोइंग मेथड आ गया, और टिलिंग लेवलाइज लैंडिंग, ऐसे कई नए टेक्निक्स भी आ गया जहाँ पे पानी का कम यूसेज हो। और तीसरा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन या जो ड्रिप इरिगेशन से कम पानी यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये तीनों इश्यूज एड्रेस करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स भी दी जाते हैं, लोगों को उसके बारे में बताया जाता है, फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लेके जाते हैं कि आप लोग पानी का इस्तेमाल कम करें और हमको पानी के बचाने की ज़रूरत है। इसी के मुद्दे में हम ये सही फसल चलाया था, और कई फार्मर्स में मीटिंग के साथ मीटिंग भी किया था, उनको ये मनाने के लिए वाटर टॉक्स भी की गई। वाटर टॉक्स का तो इश्यू था कि जो दैट इज़ जनरली फॉर अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए बारे में, बिकॉज पानी के रिलेटेड बहुत सारे समस्या होते हैं। एक तो क्वांटिटी का समस्या आता है और क्वालिटी का समस्या आता है। क्वांटिटी का समस्या जैसे हमने बताया, एक तो वाटर यूसेज एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो कम पानी बचा सकते हैं, और दूसरा एक 5R का एक मुहिम चलाया था जिसमें 5 Rs, एक तरह के कम रिड्यूस पानी, रीयूज पानी, रिसाइकिल वाटर, एंड देन रिजुविनेट वाटर एंड रेस्पेक्ट वाटर। मतलब हम पानी जितने भी हम अपने रोज जीवन में यूज़ करते हैं उसी का बहुत रिड्यूस यूज़ कर सकता है, और जो जहाँ हम 50 लीटर से भी नहा सकते हैं, 1 बाल्टी पानी से भी नहा सकते हैं, तो ऐसे रिड्यूस यूज़ करना है। कई जगह पे अभी पानी को रीयूज़ कर सकते हैं, एक ही पानी को हम 2-3 बार यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आरओज़ का पानी जो बाहर आता है रिजेक्ट वाटर, उसी को हम पकड़ करके उसी को हम अपना वेजिटेबल धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी पानी को हम फर्श साफ करने में यूज़ कर सकते हैं, और उसी पानी को पौधे को सिंचाई करने में यूज़ कर सकते हैं। एक पानी को मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने देखा भी कई जगह ऐसी पहल भी की जा रही है अशोक जी, कि आरओ के पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, कि वॉशिंग मशीन से अटैच कर दिया उसे, मतलब पानी बर्बाद ना जाए। रिसाइकिल एंड रिजुविनेट। एंड हमने नेशनल वाटर मिशन तरह से एक नया आर भी जोड़ दिया है उसमें, रिस्पेक्ट वाटर, क्योंकि हम अगर पानी को रेस्पेक्ट करें तो पानी का जो वेस्टेज कम होता है जी। और प्रकृति को तो हम कहते भी हैं कि मदर नेचर, और माँ के लिए कितना आदर होता है कि इसे शायद शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। अशोक जी, एक चीज़ और, अभी ये तो बात हुई कि कृषि में किस तरीके से पानी का प्रबंधन किया जाए और दिमाग के साथ पानी का प्रबंधन किया जाए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पीने की पानी की किल्लत भी बहुत है, और ये चीज़ और भी गंभीर हो जाती है जब पानी की वजह से लोगों की जान जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, पानी हमारा लाइफ का एक बेसिक इशू है, क्योंकि इट्स वन ऑफ दी बेसिक, इट्स एलिक्सर ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ ही पानी है। तो पानी को बचाना, पानी को अच्छी तरह यूज़ करना एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और पानी हम नहीं बन सकते हैं ना, हम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को मिला के पानी नहीं बन सकते। पानी तो जो कुदरत की देन है, वो पानी को हम ठीक से इस्तेमाल करें, सेव करें, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए लास्ट टाइम नेशनल वाटर मिशन ने एक कैंपेन शुरू किया था, कैच द रेन। प्रधानमंत्री ने जहाँ बरसे जब बरसे, मतलब इट्स ए डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ वाटर, कैच द रेन, जहाँ बरसे जब भी बरसे। तो ये कैंपेन पिछले साल 2021 में
मार्च 22 को प्रधानमंत्री ने खुद लॉन्च किया था। पूरे उन्होंने देश के पूरे सरपंचों को पत्र लिखा था और साथ उनको एड्रेस भी किया था कि आप अपने गांव में पानी का संचयन करें और जितने भी पानी आपके एरिया में बरसते उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो, उसको अंडरग्राउंड एक्यूफर में सेव करें या जो सरफेस पॉन्ड्स होता है, कुएँ होता है या टैंक्स होते हैं। अपने पुराने ज़माने में बहुत सारे स्टेप वेल्स हुआ करते थे, वाटर राजस्थान के टंका बता रहे थे। ऐसे जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स पहले हमारे पूर्वजों ने बना कर रखा था, उस सब में पानी जितने भी स्टोर कर सकते उसी के लिए एक मुहिम चलाया था। बहुत सक्सेसफुल हुआ था। हमने पिछले साल में तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया मनरेगा में और अमृत जैसे स्कीम से लोगों को भागीदारी से ये स्ट्रक्चर्स बनाया था। तो ये कैच द रेन कैंपेन वाज ए वेरी सक्सेसफुल पीपल्स कैंपेन। जैसे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं कि जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है, तो उस तरह से ये डिज़ाइन किया कैंपेन था कैच द रेन। एंड काफ़ी लोगों की भागीदारी से गांव के बच्चे, गांव के बूढ़े, गांव के युवा, यहाँ के लेडीज सब मिलकर एक कैंपेन को अच्छा किया था। इसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान था कि काफ़ी जगह पे वाटर टेबल अभी राइज हो गया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। और जो अभी आंकड़े हैं उनके अनुसार जो आशंकाएं हैं, जो स्थिति नज़र आ रही है कि 2030 तक जितनी अभी मांग है पानी की वो दुगनी हो सकती है, यानी जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर दबाव भी बढ़ेगा। और इसीलिए स्टेट वाइज जो प्रयास किए जा रहे हैं, और कुछ मेरे पास डेटा भी है जो बताता है कि 24 राज्यों की से ऐसा डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसमें झारखंड की स्थिति बहुत ख़राब दिखाई दे रही है अशोक जी। और वहीं गुजरात की बात करें तो वहाँ काफ़ी संतोषजनक आंकड़े सामने आए हैं। फ़र्क क्या है, इसे भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि वही सब कुछ एक राज्य में किया जा रहा है, वहाँ पर इतने अच्छे परिणाम नहीं है और दूसरे राज्य में काफ़ी अच्छे परिणाम है। इसको लेकर किस का कार्य हो रहा है? देखो, ये पानी एक स्टेट का सब्जेक्ट है, फिर भी वहाँ के राज्य सरकार ही जिसमें ज़्यादातर काम करते हैं, मगर उसको सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो इसमें आप जैसे आपने बताया कई राज्यों में पानी बहुत है। बिहार जैसे राज्य में तो पानी बहुत नीचे नहीं जाना पड़ता है, 10-15 मीटर में आपको पानी मिल सकता है। कई जगह पे 200-300 मीटर नीचे तक पानी का स्तर है। तो इसलिए ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें आधारित है। एक तो वहाँ के सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल सबस्ट्रेटा के इसमें होता है। दूसरा वहाँ के जो पानी का एक्सट्रैक्शन होता है। इंडिया दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने में एक देश है। वो उनका तो तकरीबन 250 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर हम यूज़ करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड स्थान पे है जो यूएस और चाइना दोनों मिला के हमारे बराबर नहीं कर सकते। तो हम बहुत पानी ग्राउंड वाटर निकालते हैं। तो जिस राज्यों में ग्राउंड वाटर का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ पे पानी का किल्लत आ जाता है, और जहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन कम होता है, ज़्यादातर सरफेस इरिगेशन होता है, उसमें पानी के ये समस्या नहीं है। तो इसलिए ये, और दूसरी बात है कि कई जगह पे इंडिया में बारिश का भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। राजस्थान जैसे राज्य में 113 मिलीमीटर रेनफॉल पड़ता है, जब स्टेट्स लाइक मेघालय, आसाम में 3000 मिलीमीटर रेनफॉल पड़ता है। तो एक रेनफॉल वेरिएशन का भी वेरिएशन है, स्पेशल वेरिएशन है इंडिया में। और नीचे का जो ग्राउंड सबस्ट्रेट मिट्टी का भी फ़र्क होता है, और एक्सट्रैक्शन का भी फ़र्क होता है। इन तीनों की वजह से कई राज्यों में पानी बहुत नीचे चला गया, कई राज्यों में अभी भी पानी ऊपर है। जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि अक्सर हम पानी की जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसे हम जीडीपी से जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ
इतना भर नहीं है, ये एक सोशल इशू भी, एक सामाजिक विषय भी है। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि वो क्षेत्र जहाँ पर पानी की किल्लत है, पानी की समस्या है, वहाँ महिलाओं पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उनके सोशल वेलबींग में भी, सामाजिक विकास में भी, आर्थिक विकास में भी। इसे किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है? एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने बताया। ये वाटर और वुमन, उसका कनेक्ट बहुत गहरा संबंध है। कईयों को तो हेल्थ इश्यूज है, हाँ, मतलब क्योंकि उन्हें इतनी दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता है, हाँ, शरीर में समस्याएं हो रही हैं उन्हें। तो एक्चुअली पानी प्रोवाइड करने का क्या जिम्मेदारी तो हमेशा महिला और गर्ल चाइल्ड में आता है। आंकड़े बताते हैं कि जहाँ पे सूखा पड़ता है कि ड्राउट आ जाता है, वहाँ के स्कूल एक्चुअली अक्सर गर्ल स्टूडेंट्स स्कूल से ड्रॉप आउट होता है, क्योंकि उनको अपने माँ के साथ दूर दूर जाके पानी लाने की उसमें सहायता करना पड़ता है। तो ये जेंडर बहुत रिलेटेड इशू है, और एसडीजी में भी, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जेंडर और वाटर का गहरी संबंध को दिखाया भी है, और उसमें काम कर रहे हैं। और इंडिया में इसलिए ये लेडीज़ का जो वाटर रिलेटेड इश्यूज़ है, इसमें उसको कम करने के लिए एक्चुअली प्रधानमंत्री ने अभी एक नया प्रोग्राम 2019 से शुरू किया था, हर घर जल क्या योजना है, हर घर जल में होता है। तो उसमें घर में फंक्शनल टैप्स देने की बात है। वो तकरीबन 50% अभी तक कनेक्शन, जो टारगेट था उस 50% कनेक्शन भी हो चुका है। और साथ ही साथ वो सैनिटेशन का इशू था, अपने जो वाटर का सैनिटेशन रिलेटेड इशू है, उसी के संबंध में 2014 से हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, जहाँ पे महिलाओं को टॉयलेट्स, एक्सेस टू टॉयलेट्स भी बनाया था। तो ये दोनों चीज़ें, मतलब टॉयलेट, एक्सेस टू टॉयलेट्स और वहाँ साफ पानी का को जो प्रावधान, ये दोनों चीज़ों में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति काम कर रहा है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मंत्री जी के डायरेक्ट मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। एंड ये काफ़ी उसका रेजोनेंस ग्राउंड लेवल में आता है, क्योंकि ये एक बेसिक लाइफ का एक बेसिक इशू है, बेसिक मुद्दा है, जो पानी की समस्या, एक्सेस टू वाटर। तो उसी को एड्रेस करने के लिए ये जो नया स्कीम्स हमने किया था, दैट इज़ दी हर घर जल और स्वच्छ भारत मिशन, बहुत उपयोगी साबित हो चुका है, और उसका असर ज़मीन में दिखता है। हेल्थ लेवल हैज़ इम्प्रूव्ड, dropouts from school have reduced. All these things have been done basically because of the access to clean water. जी जी बिल्कुल। और चलिए बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन की भी। और हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मसला है पूरा, और भारत की इसमें भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में मैं एनपीए का जिक्र करना चाहूँगी, नेशनल प्लानिंग एक्शन, उसका भी एक ये भाग है जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी का संरक्षण किया जाए। और जैसे कहते भी हैं कि बिना जल आप भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसमें किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और हमारे कदम कहाँ तक पहुँचे हैं? जलवायु जो चेंजेस आप बता रहे थे, उसमें सबसे प्रभावित होता है पानी। पानी में एक्चुअली इज़ द बिग मैनिफेस्टेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आप देखते हो कि कई जगह पे नॉर्मल अनसीजनल रेन्स आता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होता है, पहले 3-4 महीने में जो बारिश आती थी, अभी तो कभी देखे कि 10 दिन में 15 में उतनी बारिश आ जाती है। तो नंबर ऑफ रेनी डेज हैव कम डाउन, और नॉर्मल रेनफॉल भी अब घट गया है। तो उसका इंटेंसिटी हैज इंक्रीज। आप देखते हो कई जगह पे फ्लडिंग आ जाते हैं। ये सब वाटर टेबल, ये सी वाटर राइजिंग की बात करते हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की बात करते हैं, ये सब इसमें क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ज़्यादातर पानी में दिखता है। और इसको काउंटर करने के लिए हम काफ़ी कदम उठाए हैं। वी हैव टेकन अप लॉट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट चेंजेस। वी हैव डन टेकन एक्शन फॉर ट्री प्लांटेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा बारिश हो जाए। और जो अर्बन फ्लडिंग को कम करने के लिए अभी हमने कैच एंड रेन का कैंपेन किया था, जिससे ज़्यादातर पानी हम अपने एरिया में, अपने कॉम्पाउंड में स्टोर करेंगे, तो लो लाइंग एरिया जाके फ्लडिंग नहीं करते। ऐसे कई इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कमिटेड, एंड वी आर टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स ऑन दैट। जी अशोक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बताई। अंत में अगर आप हमारे दर्शकों को, जो अभी आपको सुन रहे हैं, और बहुत सारी बातें भी आपने बताई, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे जल को लेकर? सबसे इम्पोर्टेंट सलाह अगर मेरे को देना है तो बोलें कि पानी का रेस्पेक्ट
हम पानी को जितना गौरव देना चाहिए उतना गौरव पानी को देना है, ताकि हम पानी का वेस्ट ना करें और पानी को हम बचा के रखें, संभाल के रखें, क्योंकि हमको ये पानी अपने आने वाले पीढ़ी को विरासत में देना है। हमको जो मिला है हमने उसका प्रॉब्ली मिसयूज़ किया था, बट हमारे आने वाले जनरेशन को, पीढ़ी को अच्छा पानी देना हमारी जिम्मेदारी बनता है। इसलिए हम पानी का रिस्पेक्ट करें और उसका सदुपयोग करें। जी बिल्कुल। और अक्सर ये होता है कि कई बार हम लोगों की सोच के बारे में हम बात करते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने एक गिलास पानी बचा भी लिया तो उससे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और आपका छोटा प्रयास, आपको नहीं पता कि उस बड़े प्रयास में कितना महत्वपूर्ण एक कदम हो सकता है। तो पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में हमारे किसानों की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है, क्योंकि वो प्रकृति के सबसे करीब रहते हैं। और कृषि में पानी का जो उपयोग है उसका सही तरीके से प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तमाम बातें अशोक जी ने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारा आज का अंक, जिसमें हमने जल शक्ति मिशन के बारे में बताया, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि कृषि में हमारे किसान कैसे पानी बचा सकते हैं, क्योंकि पानी की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक बूंद को भी ना बर्बाद करें, उसे बचाएं अपनी अगली पीढ़ी के लिए। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, ज़रूर आप उससे लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में शामिल भी करेंगे। चलते चलते आपको बता दें कि अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए नोट कर लें हमारा ईमेल एड्रेस sarkaraapkesath@gmail.com। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। आप फेसबुक पर अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप हमारे कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जान लें, 1800-113060। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप कॉल कर अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और उन सवालों को हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। अंत में आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से, जहां पर सरकार आपके साथ के अन्य एपिसोड भी आप देख सकते हैं, और साथ ही DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। DD किसान, बदलते भारत की शान।